सुप्रभात बच्चों। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने संचार के प्रकार आपको बताए थे। आज आपसे बात करते हैं कि जनसंचार किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। जनसंचार क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। जनसंचार के बारे में सबसे पहले इन प्रश्नों में आपको बहुत बार बताया और इसकी चर्चा भी हुई कि जनसंचार क्या है। जन जन तक पहुंचने वाला समाचार, प्रत्येक व्यक्ति तक जो बात पहुंच जाती है वही जनसंचार कहलाता है। जब हम व्यक्तियों के समूह में के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी माध्यम से, यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग में से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। मैं फिर रिपीट करती हूँ। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग के साथ संवाद कायम करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जा सकता है, यानी कि बहुत लोगों के पास उसको भेजा जा सकता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज जनसंचार के अनेक साधन जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट हमारे पास उपलब्ध है। अब ये था आपका जनसंचार। अब आता है इसकी विशेषताएं बताएं। जनसंचार में फीडबैक की प्रतिक्रिया होती है। जब किसी के सामने आपका कोई समाचार चला जाता है, चाहे वो लिखित में या मौखिक में, जिसके पास आप भेज रहे हैं तो उसका फीडबैक देता है। जनसंचार में फीडबैक प्राप्त नहीं होता लेकिन आमने सामने बैठने में प्राप्त होता है। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जब आप इसको संदेश भेजते हैं तो वो सार्वजनिक होता है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। समाचार किसने लिखा, किसने भेजा, उस व्यक्ति के बारे में आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकते। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है, जैसे पत्रकारिता। जनसंचार माध्यम अनेक व्यक्तियों के सहयोग से संचार करते हैं। जनसंचार के जो माध्यम है, अनेक व्यक्ति हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये संचार की विशेषताएं हैं। उसके बाद है संचार के कार्य, यानी कि यहाँ पर है जनसंचार के कार्य। जनसंचार के कार्य क्या है, उन पर भी प्रकाश डालिए। अब देखिए, संचार विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं, संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। वस्तु की प्राप्ति, यहाँ पर आता है आपकी वस्तु की प्राप्ति। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका नियंत्रण। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका सूचना। चौथे नंबर पर आता है आपकी अभिव्यक्ति। पांचवें नंबर पर आता है आपका सामाजिक संपर्क। फिर छठे नंबर पर आता है समस्या या चिंता। समस्या या चिंता दूर करने के लिए।
करने के लिए करते हैं। जैसे अपने दोस्त से किताब मांगना, आप अपने दोस्त से पुस्तक मांग रहे हैं, किताब मांग रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, आपने उसे संचार दिया ना कि मुझे पुस्तक चाहिए और उसने आपको पुस्तक दे दी। ये संचार की जो थी ये इसका कार्य था। दूसरा था आपका नियंत्रण। नियंत्रण संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति के बारे में आपने सुना कि वो काफी क्रूर है, लड़ाई झगड़ा किस प्रकार की बातें कर रहा है, आप उसे फोन पर समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके लिए आपकी दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं, तो यदि आपके बड़े हों या आप खुद भी आपस में ऐसा सामंजस्य तालमेल बिठाएं, आप उसको गलत बताएं कि ये गलत है और इससे ये हमारा नुकसान हानि हो सकती है। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करता है। जब एक विद्यार्थी कक्षा में खड़ा है, आप सभी बातें करते हैं, तो एक जो शिक्षक है उसका कार्य है कि आपको नियंत्रित करें। फिर आगे नंबर आता है आपको सूचना। कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कहा कुछ जानने के लिए, हमारे मित्र को, हमारे रिश्तेदार को किसी बात का पता है, आपने उसको फोन किया कि कृपया मेरे को इस बारे में बता दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आपने वो सूचना दी। आपके पास कोई इस प्रकार की सूचना है, वो आप अपने रिश्तेदार, मित्र, भाई बंधु जिसको भी देना चाहें दे सकते हैं। ये होती है सूचना। फिर होती है अभिव्यक्ति। संचार का उपयोग हम अपनी अभिव्यक्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। अब देखिए, संसार में सबको बोलने की अभिव्यक्ति है, आजादी है, सभी आजाद हैं, हर व्यक्ति को बोलने की, अपना अधिकार रखने की, दिखाने की सबको आजादी है। तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। ये अभिव्यक्ति का ये मतलब नहीं है कि हम इसका गलत प्रयोग करें। फिर आता है सामाजिक संपर्क। ये जैसे था आपका सामाजिक संपर्क, संचार का प्रयोग एक समूह में आपसी संपर्क के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। हम आपस में तालमेल बिठाएं, सामंजस्य बिठाएं, 2, 4, 6 कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं। तो इस प्रकार हम समाज के अंदर भी अपने संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिर आता है समस्या या चिंता दूर करने के लिए। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। हमारे मन के अंदर कोई विशेष प्रकार की उलझन है, कोई समस्या है, और वो समस्या हम किसी अपने खास निजी व्यक्ति को बताते हैं तो वहाँ से उसका हमें समाधान मिल जाता है। फिर आती है आपकी प्रतिक्रिया। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी भी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हमें किसी वस्तु की जरूरत है और वो हमें बहुत प्रिय है, तो हम उसको पाने के लिए अपनी बात को सामने रखेंगे कि मुझे ये चाहिए, प्रतिक्रिया देंगे, मुझे जो भी अच्छा लगता है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये बात मुझे अच्छी लगी, ये वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती, ये लगी। अब अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। फिर आगे है अंत में हमारी भूमिका। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहते हैं, उसकी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। आपका एक लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना, तो आपके जान पहचान हो, रिश्तेदारी हो, कोई हो, भाई बंधु मित्र, आप उससे संपर्क बना करके रखते हैं कि उससे वहाँ से आपको क्या मिलेगा, मुझे बहुत सारी बातें सीखनी, मुझे तो एक डॉक्टर की भूमिका निभानी। इसी प्रकार एक इंजीनियर से संपर्क रखता है, इस प्रकार की पुस्तकों से भी संपर्क रखता है। उसके बाद क्यों? क्योंकि आपकी भूमिका में उनका होना अधिक महत्व है। ये भी एक संचार
नंबर 5 निगरानी करना। नंबर 6 विचार विमर्श। ये अब यहाँ पर है जनसंचार के कार्य। जनसंचार का कार्य सबसे पहले जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं उसी प्रकार जनसंचार के माध्यमों के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख है। सबसे पहले सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए दुनिया भर में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार के द्वारा ही पूरा होता है। नंबर 2 है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जो शिक्षित जनता को शिक्षित करने की मांग है। यहाँ शिक्षित करने से अर्थ से उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना या उनके प्रति सजग रहना ही शिक्षित करना होता है। फिर आता है आपका मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के साधन हैं। जिस तरह आप मनोरंजन करना चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं। ऐसी मैगजीन पत्रिकाएं आती हैं, आप उनको पढ़ करके वहाँ से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। टीवी देखते हैं, आप नेट पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो संगीत भी आप सुनते हैं। ये सब मनोरंजन के साधन हैं। नंबर 4 है आपका एजेंडा तैयार करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करता है। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे पर अपनी प्रमुखता से उठाते हैं, उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे की चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करती है। फिर आता है आपका निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक अन्य प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखता है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जाती है, उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार की होती है। सरकार कोई गलत काम करे तो उसे भी जनसंचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, और जब कोई अच्छा कार्य होता है तो वो भी लोगों तक उसको पहुंचाया जाता है। फिर आता है आपका विचार विमर्श। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त मंच उपलब्ध करवाने का एक पड़ा है। लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त करने का एक मंच जो उपलब्ध करवाता है। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं और किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना, मुद्दे, विभिन्न प्रकार के विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। और इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी सदन में आम लोगों को अपनी राय रखने का एक मौका दिया जाता है। आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा, उसके जो न्यूज़पेपर होता है उसके बीच में एक पृष्ठ होता है, उसके साथ में उसके ऊपर लिखा जाता है संपादकीय, या फिर उसके पाठ्यक्रम भी होते हैं। उसके अंदर जो आम लोग होते हैं अपने विचार रखने का उनको पूरा अधिकार है। वो संपादक के नाम चिट्ठी भी लिख सकते हैं या अपने विचार भी स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। संपादक के नाम चिट्ठी सदन में आम लोग अपनी राय रख सकते हैं। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी कार्य करता है, और जितना भी समाचार लोगों तक पहुंचता है वो सारा जनसंचार के माध्यम से ही होता है। अब यहाँ पर जनसंचार किसे कहते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जितना भी जो कुछ आपको बताया गया सब यहाँ पर लिखा गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों को, इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके लेकर आएंगे।